नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन पर। पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज चल रहा है दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हमने जो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 हमने शुरू किया था, जिसमें उसके फीचर्स, विशेषताएं, सोर्स कहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, उसके लैंग्वेजेस क्या हैं, ठीक है, आर्टिकल 12, 13, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। और ये दोस्तों वीडियो दूसरा है, ये दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर आपको पिछले वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, और पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स मूल रूप से 7 थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था वो हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो अभी फ़िलहाल 6 ही हैं। तो शुरुआत होती है दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो 12 और 13 हमने पिछले वीडियो में जो है आपको बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप मैं डिस्क्रिप्शन उसको दे दूंगा, नीचे लिंक कर दूंगा, आप जाकर उसको वहाँ देख सकते हैं। और शुरू करते हैं दोस्तों, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक हम आपको आज बता रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले 1 से लेकर 6 तक जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बता दें उसको कौन कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी दोस्तों 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, ठीक है, 29 से 30 के बीच में। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, 32 से 35 के बीच में विस्तृत है, इसमें मेंशन किया गया संविधान में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी में दोस्तों पहला जो आर्टिकल 14 आता है वो है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। मतलब इसके तहत दोस्तों कानून के नज़रिए से जो है सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। और वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कानून के समानता का जो ओरिजिन है, दरअसल एक्चुअली ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट लिया गया है ये ब्रिटिश से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो दोस्तों अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कानून का नियम अनुच्छेद 14 में सन्निहित है, ठीक है। संविधान की एक बेसिक फीचर, बुनियादी विशेषता है, इसलिए इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन किया जा सकता है बेसिक फीचर को प्रभावित किए बिना। तो बेसिक फीचर जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 14 ही उसका पार्ट में आता है। बेसिक फीचर में जो है अनुच्छेद 14 ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। समानता के अपवाद दोस्तों, एक्सेप्शनल क्या है, इसके एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। एक्सेप्शन है दोस्तों, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर जो होते हैं, वो किसी भी अदालत में के लिए जवाबदेह नहीं है। मतलब वो दोस्तों जब तक वो अपने पोस्ट पे रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बने रहते हैं, तब तक वो किसी के प्रति किसी भी अदालत के लिए जवाबदेही नहीं रखते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी अदालत में इनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी या जारी रखी जाएगी। मतलब दोस्तों वही है कि मतलब जब तक ये पोस्ट पर रहेंगे तो इनके अगेंस्ट में कोई भी कार्यवाही किसी भी कोर्ट से प्रारंभ नहीं की जा सकती है, और ना ही ये किसी के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद अवधि के दौरान उसे गिरफ्तार या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। वही है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए गवर्नर या राष्ट्रपति को गिरफ्तार या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता, कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। संसद में या उसे किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कोई बात किसी मत के संबंध में उससे विरुद्ध, मतलब इसमें दोस्तों ये कहा गया कि संसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जो डिबेट करते डिस्कस करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो दोस्तों किसी जो है न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब वो जो है उसके अगेंस्ट में कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि कुछ भी बोले, कुछ भी डिस्कस करे, कुछ भी बातचीत करे, वो पार्लियामेंट के अंदर जो है दोस्तों डिस्कस जो भी करते हैं वो किसी मतलब न्यायालय में उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, या उसके अगेंस्ट में कोई जा नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों, न्यायालय में। अब दोस्तों आर्टिकल 15 आता है। आर्टिकल 15 में वही है, जेंडर, सेक्स, कास्ट, जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसके बिहार पे जो होता है, तो इसी को
रिमूव करने के लिए, ठीक है, प्रोहिबिट करने के लिए बताया गया। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब दोस्तों अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेंगे। मतलब राज्य मतलब कोई भी, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो राज्य हो, राज्य मतलब चाहे स्टेट हो, चाहे कोई संस्था हो, सब राज्य के अंदर आ जाते हैं। जिसका डिफिनेशन जो आर्टिकल 12 में हमने मतलब उसमें मेंशन किया, वो पिछली वीडियो हम बता चुके हैं दोस्तों। तो ये मूल, जेंडर, कास्ट, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान को लेकर कोई भी जो है दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जो प्रवेश वगैरह जो है दोस्तों, यहाँ पे इनके बिहाफ पे, जैसे जेंडर, सेक्स, लिंग, ये सब चीज़ें जो है ना, इसके बिहाफ पे जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई कर नहीं सकता है, चाहे वो दुकान, चाहे होटल हो, चाहे सार्वजनिक भोजनालय क्यों ना हो। अब इस पर अपवाद दोस्तों 3 अपवाद भी है। क्या अपवाद है देखते हैं। अपवाद ये दोस्तों, बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण। मतलब दोस्तों इसमें क्या है कि लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे निकाय चुनाव में जो होते हैं पंचायती के, उसमें मतलब 33% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, 6 से 12 वर्ष जो उसमें मेंशन किया गया है, 6 से 14 वर्ष, सॉरी। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों एक्सेप्शन में आते हैं। दूसरा क्या है, राज्य को किस बात की अनुमति होगी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, मतलब दोस्तों सोशली और एजुकेशनली बिहाफ, ठीक है, इसके सोशली और एजुकेशनली जो भी बैकवर्ड लोग हैं, जो भी पिछड़े लोग हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी हो, उसके लिए विशेष उपबंध करें। मतलब उसको चाहे व्यवस्था करें स्पेशली, जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, या सार्वजनिक जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शैक्षणिक संस्था, उसका जो फीस वगैरह होता है वो माफ़ कर देता है, फ्री कर देते हैं, छूट प्रदान करते हैं। वो राज्य के उसमें आता, अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, राज्यों का अधिकार है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट भी दे सकता है, और उसके संबंधित कोई नियम भी बना सकता है। यदि यह शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अनुसूचित किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों संविधान के 93 जो संशोधन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93 जो हुआ था 2005 में, उस पर शामिल किया गया था कि सभी जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 27 सीटें रिजर्व की गई थी, चाहे IIT हो, चाहे IIMs हो, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें जो है इसमें अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 17 की तरफ। राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 17 अनुच्छेद 16, ठीक है, 17 नहीं, अनुच्छेद 16 की बात की जा रही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या बताता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है कि इसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार, कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब दोस्तों वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात कीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है, और उसको जो है मतलब सभी के साथ इक्वल जो है बर्ताव किया जाएगा, और सभी के लिए अवसर की समता होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और इसमें दोस्तों एक कमेटी बैठी हुई थी, एक कमीशन आया था, मंडल आयोग, मंडल कमीशन, उसके रिजल्ट आया था। उसमें दोस्तों ये कहा गया था कि जो OBCs होते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग, जो क्रिमिनल से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। मतलब दोस्तों इसमें ये कहा गया था कि जो अन्य पिछड़ा वर्गों का जो रिजर्वेशन के लायक होते हैं, वो होते हैं क्रिमिनल के अंतर्गत वो नहीं आते हैं, ठीक है, वो क्रिमिनल से बाहर होते हैं। मतलब क्रिमिनल में मतलब अगर वो नहीं आते हैं तो ही वो आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्रिमिनल में कौन नहीं आता है दोस्तों, जिनका मतलब फैमिली जो भी इनकम हो 8 लाख से कम हो, या बहुत सारी ज़मीनें ना हो, या ग्रुप ए सर्विस में उनके फादर या पेरेंट जॉब ना कर रहा हो, तो ये सब क्रिमिनल ए में नहीं आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो नहीं आएगा तभी वो फ़ायदा उठा सकता है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की गई थी मंडल आयोग द्वारा। तो इसमें ये बताया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन से ज़्यादा जो है नहीं दिया सकता। 27% रिजर्वेशन जो है इसकी जो है संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। तो ये मंडल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। अब दोस्तों आर्टिकल 17 पे चलते हैं। आर्टिकल 17 दोस्तों हमें ये बताता है कि मतलब अनटचेबिलिटी
इसको एबोलिश करने की बात करता है, अस्पृश्यता क्रांति की बात करता है कि अस्पृश्यता का शब्द को जो मतलब दोस्तों ये जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, छुआछूत, ये सब को जो मेंशन नहीं किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ना इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार किसी भी रूप से इसका आचरण निषिद्ध करता है, मतलब किसी भी तरीके से अगर इसके फेवर में अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर मतलब छुआछूत की बात की जा रही है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार किसी भी रूप से इसका आचरण निषिद्ध करता है, मतलब इसके ऊपर जो है किसी भी तरीके से, मतलब अगर गलत तरीके से जो है दोस्तों, अगर किसी के जैसे मतलब कोई एससी है, ठीक है, उसको अगर उसके कास्ट के बिहाफ पे उसके साथ अगर कोई गलत आचरण करता है तो ये निषिद्ध करता है, उसको निषेध करता है, उसको जो है मतलब एक तरह से जो है प्रोहिबिट करता है। ठीक है दोस्तों, और जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये तक का दंड का दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधान मंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई है। मतलब दोस्तों अगर वो दोषी करार किया जाता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अधिनियम निम्नलिखित अपराध को मानता है, जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, अगर पूजा करने से कोई मना करता है, या किसी दुकान या होटल में सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से कोई मना करता है, अस्पतालों, शैक्षणिक मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए कोई प्रवेश करता है तो उसके लिए कोई मना करता है, या छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, तो ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, जिसके अगेंस्ट में दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल 18 की बात की जाए, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें दोस्तों भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। औपनिवेशिक राज्य में समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राजा बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों। अब ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं वो अपने नाम के टाइटल के आगे। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता का चिट्ठा रहता है उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है। न्यायालय ने कहा यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, इसलिए ये यूज़ कर सकते हैं तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स का आपका दूसरा पार्ट था। दूसरे पार्ट में हमने जो है दोस्तों आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमने देख लिया। कल दोस्तों आर्टिकल 19 से लेके जो है आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता तक अधिकार जो है, और उसके अलावा अगर और भी रहा मतलब अगर हो गया तो उसके साथ और भी जो भी है इक्वेलिटी हो गया, या फिर उसके अलावा जो है आप दोस्तों राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 22-23 हो गया। ये सब दोस्तों कल जो है अगला वीडियो जो आएगा तो उसमें हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिला है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत हम डीपली मतलब वन लाइनर और कंसेप्चुअल पीसीएस यूपीएससी हर तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।